सुप्रभातम छात्रों। हमने पिछले 2-3 दिनों में अनुवाद प्रकरण का टॉपिक पढ़ा। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आपने उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा और बार बार आपने रिवीजन भी किया होगा। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रत्यय का। कौन सा टॉपिक है? प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा, यानी वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्द से पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और शब्द के अथवा किसी धातु के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखेंगे प्रत्ययों के मुख्य भेद। प्रत्ययों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहले है कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, हम जिनको कहते हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद, संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्रिया बोल देते हैं और इंग्लिश में वर्ब बोल देते हैं, एक ही बात है। धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है वो कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय हैं। जैसे तव्यत प्रत्यय है, अन्यर है, कत्वा है, ल्यप है, कत है, कत्वतु है, सत्री है, सानच है, तुमुन आदि। इन मुख्य प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे विस्तार से। तव्यत, अन्यर, कत्वा, ल्यप, कत, कत्वतु, सत्री, सानच और तुमुन प्रत्यय। कृत प्रत्ययों में हम इन प्रत्ययों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मतु प्रत्यय, तरप, तमप, ठक, त्वय, तल आदि। यानी इन प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे मतुप, तरप, तमप, ठक, त्वय, तल आदि। यानी ये कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे और ये तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। फिर तीसरा बच गया स्त्री प्रत्यय। इसमें हम देखेंगे जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे मुख्य रूप से हम 2 प्रत्यय हैं ये पढ़ेंगे, टाप और ङीप। यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इनमें 2 प्रत्यय हमें पढ़ेंगे। हमने पढ़े 3 मुख्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इनमें जितने भी प्रत्यय हमारे सामने हैं उनको एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे तव्यत प्रत्यय की। कौन से प्रत्यय की? तव्यत प्रत्यय की। ये है तव्यत प्रत्यय। सबसे पहला वाक्य है, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। शेष क्या रहता है? तव्य। इस प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। पुल्लिंग में धातुओं के साथ तव्य, स्त्रीलिंग में तव्य और नपुंसकलिंग में तव्यम जुड़ता है। तीनों लिंगों में शब्द बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में तव्य जुड़ेगा, स्त्रीलिंग में तव्य और नपुंसकलिंग में तव्यम। फिर अगला वाक्य है, तव्यत प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। यानी पुल्लिंग में अकारांत शब्द होता है, पुल्लिंग में राम के समान हो जाएगा रूप, स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द होते हैं, रमा के समान चलेगा, नपुंसकलिंग में फल के समान चलेंगे। फिर आगे है, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातुओं में प्रयुक्त ई को ए गुणादेश, ई को ए गुणादेश,
ऊ को ओ गुणादेश एवं री को अर गुणादेश हो जाता है। धातुओं में प्रयुक्त ए, ई, ऊ और री को गुण आदेश से होगा। गुण आदेश कैसे होगा? जैसे आपने गुण स्वर संधि पढ़ी होगी पहले, उसमें आपने देखा होगा कि ई को ए गुणादेश, ऊ को ओ गुणादेश, री को अर गुणादेश। तो वही यहाँ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातुओं के ई, ऊ, री को गुण आदेश से होगा। अब हम इनके उदाहरण समझेंगे। जैसे सबसे पहले है, यहाँ हम देखेंगे धातु, फिर प्रत्यय, फिर इसका पुल्लिंग शब्द लिखेंगे, फिर इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे, फिर नपुंसकलिंग शब्द लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पठ प्लस तव्यत। पठ प्लस तव्यत में तव्य शेष रहेगा और ये पुल्लिंग में बनेगा पठितव्य है। क्या बनेगा? यानी ये पठ धातु है, लिख है, हस है, खाद है, इनको सेठ धातुएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेठ धातुएं। सेठ का मतलब है इनमें इट का आगम होगा। किसका होगा? इट का मतलब होता है ई। क्या होता है? ई का आगम। यानी यहाँ पठ प्लस तव्य जुड़ा तो ठय में पहले ई का आगम हुआ, बाद में लिखा गया पठितव्य है। ठीक है। अब आगे है स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठितव्य। क्या बनेगा? पठितव्य। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? पठितव्यम। क्या बनेगा? पठितव्यम। फिर आगे है हस। हस से क्या बनेगा? हसितव्य है। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? हसितव्य। नपुंसकलिंग में हसितव्यम। क्या बनेगा? हसितव्यम। फिर लिख के अंदर लय में एद ई स्वर है। कौन सा स्वर है? ई। ई को गुण आदेश के द्वारा ए हो जाएगा, ली से बनेगा ले, और इट का ई आगम होने पर बनेगा लेखितव्य है। क्या बनेगा? लेखितव्य है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बनेगा लेखितव्य। क्या बनेगा? और नपुंसकलिंग में बनेगा लेखितव्यम। ठीक है। फिर है खाद धातु। खाद में क्या बनेगा पुल्लिंग में? खादितव्य है। क्या बनेगा? खादितव्य है। स्त्रीलिंग में खादितव्य। नपुंसकलिंग में खादितव्यम। ठीक है। फिर एक धातु है नम, एक है गम। यानी मैं अंत वाली धातुओं के साथ हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो मैं की जगह न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे नम से बनेगा नंतव्य है, गम से बनेगा गंतव्य है। ठीक है। स्त्रीलिंग में बनेगा नंतव्य। नपुंसकलिंग में बनेगा नंतव्यम। इसका स्त्रीलिंग में बनेगा गंतव्य। नपुंसकलिंग में बनेगा गंतव्यम। क्या बनेगा? गंतव्यम। फिर क्री धातु और स्मृ धातु, इनके अंदर री स्वर है। री को गुणादेश होगा अर। क्या होगा? अर। तो ये बन जाएगा कर्तव्य है। क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग में बन जाएगा कर्तव्य। नपुंसकलिंग में बन जाएगा कर्तव्यम। क्या बन जाएगा? सॉरी, एक टेक्स्ट लिख दिया, कर्तव्यम। क्या बन जाएगा? कर्तव्यम। फिर आगे है स्मृ में क्या बन जाएगा? स्मर्तव्य है। स्त्रीलिंग में स्मर्तव्य। नपुंसकलिंग में स्मर्तव्यम। क्या हो जाएगा? स्मर्तव्यम। फिर आकारांत धातु हैं, दा है, पा है, स्था है। इनमें सीधा तव्य, तव्य और तव्यम जुड़ेगा। जैसे दा में जुड़ेगा तव्यत प्रत्यय तो बनेगा दातव्य है। स्त्रीलिंग में बनेगा दातव्या।
और नपुंसकलिंग में बनेगा दातव्यम। क्या बनेगा? दातव्यम। फिर है पा से पुल्लिंग में बनेगा पातव्य है। स्त्रीलिंग में बनेगा पातव्या और नपुंसकलिंग में बनेगा पातव्यम। क्या बनेगा? पातव्यम। स्थावी आकारांत धातु है, इसका भी क्या हो जाएगा? स्थातव्य है। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में स्थातव्या, नपुंसकलिंग में स्थातव्यम। स्थातव्यम। ठीक है। फिर हन धातु, हन से सीधा हो जाएगा हंतव्य है। क्या होगा? हंतव्य है, हंतव्या और हंतव्यम। फिर है पच धातु। च वर्ग का कोई भी वर्ण आने पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते समय च वर्ग का क हो जाता है। तो यहाँ पच से च का क हो गया और बन गया पुल्लिंग में पक्तव्य है। क्या बन गया? पक्तव्य है। फिर बन जाएगा स्त्रीलिंग में पक्तव्या, नपुंसकलिंग में पक्तव्यम। क्या बन जाएगा? पक्तव्यम। फिर है लब धातु। लब धातु में क्या होगा? यहाँ लब प्लस से तव्यत प्रत्यय का तय आने पर भय का तो हो जाएगा जस्त व्यंजन संधि से ब तीसरा वर्ण, और तय का हो जाएगा ध, यानी तीसरे वर्ण के बाद हो जाएगा चौथा वर्ण। तो ये पुल्लिंग में बनेगा लब्धव्य है। क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में बनेगा लब्धव्यम। क्या बनेगा? लब्धव्या। स्त्रीलिंग में बनेगा लब्धव्या और नपुंसकलिंग में बन जाएगा लब्धव्यम। लब्धव्यम। ठीक है। फिर आगे श्रु। श्रु धातु उकारांत धातु है। उकारांत धातु में उ को गुण संधि के द्वारा ओ हो जाएगा और ये बनेगा श्रोतव्य है। क्या बनेगा? श्रोतव्य है। स्त्रीलिंग में बनेगा श्रोतव्या। क्या बनेगा? श्रोतव्या। नपुंसकलिंग में बनेगा श्रोतव्यम। क्या बनेगा? श्रोतव्यम। फिर आगे नी धातु, ये है इकारांत धातु। ई को ए गुणादेश हो जाएगा और पुल्लिंग में बनेगा नेतव्य है। स्त्रीलिंग में बनेगा नेतव्या। नपुंसकलिंग में बनेगा नेतव्यम। नेतव्यम। क्या बनेगा? नेतव्यम। दृश्य धातु है। दृश्य माने देखना। दृश्य माने देखना। इसके री को रे हो जाएगा। री को हो गया रे, तो दे के नीचे रे, और इस से को हो जाएगा ष्टुत व्यंजन संधि से मूर्धन्य से, और ये पुल्लिंग में बनेगा द्रष्टव्य है। क्या बनेगा? ये हलंत नहीं होगा, द्रष्टव्य है। फिर बनेगा द्रष्टव्या, फिर बनेगा द्रष्टव्यम। ठीक है। ये हमने तव्यत प्रत्यय की विभिन्न प्रकार की धातुएं पढ़ी। जैसे सबसे पहले है पठ धातु। पठ माने होता है पढ़ना। पठतव्य का अर्थ है पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। हस माने हंसना, हंसना चाहिए या हंसने योग्य। लिख माने लिखना, लिखितव्य का हो जाएगा लिखना चाहिए या लिखने योग्य। खाद माने खाना, खाने योग्य या खाना चाहिए। नम माने नमस्कार करना, नमस्कार करने योग्य या नमस्कार करना चाहिए। गम माने जाना, गंतव्य है, जाने योग्य या जाना चाहिए। फिर आगे क्री माने करना, कर्तव्य है, करना चाहिए या करने योग्य। स्मृति माने याद करना, स्मर्तव्य बन गया। यहाँ या तो याद करने योग्य या याद करना चाहिए। दा माने देना,
पुल्लिंग में बना दातव्य है, देना चाहिए या देने योग्य। पा मानी पातव्य, पा मानी होता है पीना, यहाँ पातव्य का मतलब है पीना चाहिए या पीने योग्य। स्था माने होता है ठहरना या बैठना, स्थातव्य पुल्लिंग में बना स्थातव्य, बैठना चाहिए या बैठने योग्य। हन मानी मारना, ये हो जाएगा हंतव्य है। पच मानी पकाना, पकतव्य है पकाने योग्य या पकना चाहिए पकाना चाहिए। लभ मानी होता है प्राप्त करना, बनेगा लब्धव्य है, प्राप्त करना चाहिए या प्राप्त करने योग्य। श्रु मानी होता है सुनना, यहाँ बनेगा श्रोतव्य का अर्थ होगा सुनने योग्य या सुनना चाहिए। नी मानी ले जाना, इसका बनेगा नेतव्य है, ले जाना चाहिए या ले जाने योग्य। फिर है दृश्य मानी देखना, इसका बनेगा द्रष्टव्य है, देखने योग्य या देखना चाहिए। अब धातु के दो स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? धातु के स्वरूप कितने होते हैं? दो। ये ध्यान देने योग्य बात है। एक तो होती है मूल धातु और एक होती है आदेश धातु। क्या होती है? मूल और आदेश। हम जो भी प्रत्यय पढ़ रहे हैं लगभग यानी सत्री प्रत्यय को छोड़कर बाकी सभी प्रत्ययों में हम आदेश धातु के साथ जुड़ते हैं। सारे प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? आदेश धातु अनुसार। आदेश कैसे होती है? जैसे गम धातु है, गम मानी जाना, ये एक मूल धातु है। ठीक है, ये एक मूल धातु है और इसको आदेश में कहते हैं गच्छ। क्या कहते हैं? गच्छ। तो बाकी सभी प्रत्यय जुड़ेंगे मूल धातु के साथ है और एक प्रत्यय है सत्री प्रत्यय, वो जुड़ता है आदेश धातु के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।